इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी घोटाला के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर खबरों में रहता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं, कुछ रिसर्च नोट्स हैं, और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के आधार पर इस काफी उलझे हुए मामले को थोड़ा साफ करें। सही। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब लोग कहते हैं एसएससी घोटाला तो उनका मतलब क्या होता है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें कई चीजें आ जाती हैं। इसकी टाइमलाइन क्या है, कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं, और आज क्या स्थिति है। और इसमें हम केंद्रीय एसएससी परीक्षाओं वाले मुद्दे भी देखेंगे, और वो पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग वाला मामला भी। और ये फर्क करना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा, क्योंकि एसएससी घोटाला बोलने से ना कई बार दो बहुत अलग चीजें मिक्स हो जाती हैं। अच्छा। तो हमारा काम यही है कि जो स्रोत हमारे पास है उनसे जानकारी निकालकर उसे सरल भाषा में सामने रखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि कोई एक एसएससी घोटाला नहीं है ना। मतलब जो हमारे पास सामग्री है वो यही बताती है। बिल्कुल। दो मुख्य तरह के मामले हैं जो इस नाम के नीचे आ जाते हैं। हाँ। पहला मामला जुड़ा है केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग, मतलब सेंट्रल एसएससी से, जो केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एग्जाम कराती है। सीजीएल सीएचएसएल वाले एग्जाम्स। हाँ वही। तो लगभग 2016 के बाद से इन एग्जाम्स में, जैसे आपने कहा सीजीएल सीएचएसएल, इनमें बार बार पेपर लीक होने की बातें आईं। ऑनलाइन चीटिंग के आरोप लगे और एग्जाम कंडक्ट कराने में भी, मतलब मैनेजमेंट में भी गड़बड़ियों के आरोप लगे। हाँ, मुझे याद है, इसको लेकर तो काफी हंगामा हुआ था। छात्रों ने बड़े प्रोटेस्ट किए थे। बहुत ज्यादा। परीक्षाएं रद्द हुईं, कोर्ट केस हुए। ये एक तरह से नेशनल लेवल का इशू बन गया था जो भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहा था। सही। तो ये हुआ एक टाइप का मामला। अब दूसरा मामला है पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग, यानी WBSSC का शिक्षक भर्ती घोटाला। अच्छा, ये टीचर्स की भर्ती वाला। हाँ, और ये बहुत बड़ा मामला है। राज्य स्तर का भ्रष्टाचार कांड है ये, जिसे अक्सर नौकरी के बदले नकदी या कैश फॉर जॉब स्कैम कहा जाता है। ये खास तौर पर 2021-2022 में बहुत ज्यादा सामने आया। हाँ, पश्चिम बंगाल वाले केस में तो बहुत गिरफ्तारियां भी हुई है ना, मंत्री, अधिकारी। बिल्कुल। हाई प्रोफाइल अरेस्ट हुए हैं, सीबीआई, ईडी ये सब जांच कर रही हैं। और हजारों टीचर्स की नौकरी पर भी सवाल उठ गया। हाँ, हजारों अपॉइंटमेंट्स या तो रद्द हो गए हैं या फिर जांच के घेरे में हैं। तो फिर इन दोनों को एक ही नाम देना, एसएससी घोटाला, ये तो ठीक नहीं लगता। नहीं, ये भ्रामक हो सकता है। जो सेंट्रल एसएससी वाला मामला है वो ज्यादातर देश भर की सरकारी नौकरियों की परीक्षा प्रक्रिया, उसकी ईमानदारी, टेक्नोलॉजी की कमियां, मैनेजमेंट की दिक्कतें, उनसे जुड़ा है। जबकि जो WBSST वाला मामला है वो एक खास राज्य में, खासकर टीचर्स की भर्ती में, एक ऑर्गेनाइज्ड बड़े लेवल के करप्शन का मामला है। अच्छा। दोनों गंभीर है अपनी अपनी जगह, लेकिन उनका स्केल, उनका नेचर, उसमें शामिल लोग वो काफी अलग हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि एक मामला ज्यादातर प्रोसीजरल गड़बड़ियों का लगता है, सिस्टम की खामियों का? हाँ, कह सकते हैं। जबकि दूसरा वाला सीधे सीधे एक बड़ा क्रिमिनल करप्शन रैकेट जैसा। हाँ, जो हमारे पास स्रोत है उनके आधार पर ये कहना काफी हद तक ठीक है। हालांकि देखिए, सिस्टम की कमजोरियां तो दोनों में ही उजागर हुई हैं। सही बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल वाला मामला क्लियरली एक कैश फॉर जॉब्स रैकेट की तरफ इशारा करता है, जबकि सेंट्रल एसएससी वाले मुद्दे ज्यादातर बार बार होने वाली प्रक्रियात्मक चूक, सिक्योरिटी ब्रीच, इन पर फोकस लगते हैं। चलिए अब जरा इनकी टाइमलाइन को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, जैसा इन डॉक्यूमेंट्स में है। पहले सेंट्रल एसएससी की बात करते हैं। तो ये मामले, जैसा आपने कहा, 2016 से 18 के बीच काफी उठे थे। हाँ, खासकर 2017-18 में जो सीजीएल एग्जाम हुए थे तब बहुत हल्ला हुआ था। तब प्रोटेस्ट हुए थे, जांच के आदेश भी हुए, कुछ एफआईआर भी हुई शायद, और सुधार की मांग उठी थी। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और चिंता की बात भी, कि ये मुद्दे खत्म नहीं हुए। अच्छा। हाँ, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से हाल के सालों में भी, मतलब समझ लीजिए 2023 से 2025 के बीच भी वैसे ही आरोप फिर से लगे हैं। मतलब फिर से पेपर लीक या तकनीकी गड़बड़ी? हाँ, कभी टेक्निकल ग्लिच, कभी प्रशासनिक लापरवाही, कभी लीक की आशंका, और इसके चलते फिर से प्रोटेस्ट हुए, फिर से सुधार की मांग तेज हुई। ये तो अजीब बात है। मतलब 2016-18 के इतने बड़े हंगामे के बाद भी। हाँ, ये पैटर्न सोचने पे मजबूर करता है कि शायद पिछली कार्रवाइयों के बावजूद जो जड़ में समस्याएं थीं वो बनी रहीं। इसके कारणों पर हम आगे बात करेंगे। पहले पश्चिम बंगाल वाले मामले की टाइमलाइन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि इसकी शुरुआत तो 2016 के बाद की भर्तियों में ही हो गई थी। मतलब गड़बड़ी के आरोप तब से थे। हाँ, आरोप पहले से थे,
लेकिन मामला सही मायनों में भड़का 2021-2022 में, जब मीडिया ने और कुछ विसल ब्लोअर्स ने इसे उठाया। और फिर सीबीआई, ईडी आ गई। बिल्कुल। फिर जुलाई से अक्टूबर 2022 का जो समय था वो बहुत गहमा-गहमी वाला था। हाँ, वो गिरफ्तारियों वाला दौर। हाँ, उसी टाइम वो हाई प्रोफाइल अरेस्ट हुए, मंत्री, बड़े अधिकारी, और वो खबरें भी आईं कि बड़ी मात्रा में कैश मिला, सोना मिला। और फिर कोर्ट के दखल के बाद हजारों अपॉइंटमेंट्स रद्द हुए या रिव्यू के ऑर्डर हुए। तो यहाँ साफ है कि दो अलग तरह की कहानियां चल रही हैं। सेंट्रल एसएससी वाला मामला एक पुरानी, बार बार उभरने वाली दिक्कत जैसा लगता है। हाँ, जो शायद सिस्टम की किसी गहरी कमजोरी की तरफ इशारा करता है। जबकि ये डब्ल्यूबीएसएससी वाला, ये एक क्लासिक करप्शन का भंडा फोड़ जैसा लगता है, जिसमें नाटकीय गिरफ्तारियां हुई, बड़े पैमाने पर एक्शन हुआ। ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य के सिस्टम में करप्शन कितनी गहराई तक जा सकता है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि डब्ल्यूबीएससी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, जांच चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है। सही। अब सवाल ये कि इन मामलों में कटघरे में कौन है, मतलब आरोपी कौन है। पहले सेंट्रल एसएससी लीक की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, शक किस पर जाता है? सेंट्रल एसएससी लीक में ना शक की सुई कई तरफ घूमती है। जैसे कुछ कोचिंग सेंटर्स के नेटवर्क पर, अच्छा, कुछ लोकल लेवल पर काम करने वाले बिचौलिए जो सेटिंग कराते हैं, हाँ, कुछ एग्जाम सेंटर्स के लोग जो मिले हो सकते हैं या लापरवाह हो सकते हैं, और कुछ बाहरी लोग जो लीक पेपर को फैलाते हैं। कुछ मामलों में पुलिस, सीबीआई ने जांच की भी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन ये अक्सर एक फैला हुआ नेटवर्क जैसा लगता है, कोई एक जगह से कंट्रोल होने वाला नहीं, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड टाइप का। हाँ, कुछ वैसा ही। और पश्चिम बंगाल वाले में वहां तो तस्वीर बिल्कुल अलग लगती है। हाँ, वहाँ बिल्कुल अलग है। वहाँ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जिनसे पूछताछ हुई है, उनमें राज्य के मंत्री हैं, विधायक हैं, आयोग के बड़े अधिकारी हैं, भर्ती से जुड़े बिचौलिए हैं, उनके करीबी लोग हैं। कुछ नाम भी सामने आए थे मीडिया में। हाँ, जैसे पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम काफी आया, और आयोग और शिक्षा विभाग के भी कई अधिकारियों के नाम आए। और यहाँ जांच मेनली सीबीआई और ईडी कर रही हैं। हाँ, वो ही लीड कर रही हैं। उन्होंने ही छापे मारे, प्रॉपर्टी जब्त की। ये मामला साफ तौर पर एक हाई लेवल मिलीभगत का लगता है, ऊपर से नीचे तक। ये वाकई इन दोनों मामलों के स्केल और नेटवर्क के फर्क को दिखाता है। सेंट्रल एसएससी लीक में जहां लगता है कि प्रक्रिया की खामियों का फायदा उठाने वाले छोटे बिखरे हुए ग्रुप्स हैं, वहीं डब्ल्यूबीएसएससी मामला एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन नेटवर्क लगता है जो स्टेट मशीनरी के अंदर ही चल रहा था। बिल्कुल। और अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये दिखाता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितने अलग अलग लेवल पर वल्नरेबल हो सकता है। कहीं लोकल लेवल पर फ्रॉड करने वाले गैंग हैं, तो कहीं टॉप पर बैठे लोग ही सिस्टम में सेंध लगा रहे हैं। अच्छा, इन सब कार्रवाइयों का नतीजा क्या निकला अब तक? कुछ हुआ भी है पहले सेंट्रल एसएससी मामलों में? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से सेंट्रल एसएससी मामलों में परिणाम बहुत मिले जुले रहे हैं। मतलब कहीं कहीं लोकल एफआईआर हुई, जांच के आदेश हुए, एग्जाम कैंसिल करके दोबारा करा दिए गए। लेकिन सजा? वही बात है, ठोस क्रिमिनल कन्विक्शन यानी दोषियों को सजा मिलना, उसमें या तो बहुत टाइम लग जाता है या कई मामलों में जांच नतीजे तक पहुंच ही नहीं पाती। एक्शन अक्सर तभी होता है जब कोई बड़ा हंगामा हो, मतलब रिएक्शनरी ज्यादा लगता है, फौरी तौर पे एक्शन ले लिया बस। हाँ, कुछ वैसा ही। और डब्ल्यूबीएसएससी मामले में वहां तो नतीजे ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, डब्ल्यूबीएससी मामले में एक्शन ज्यादा कठोर नजर आता है। हालांकि फाइनल फैसला अभी भी बाकी है, लेकिन कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई हैं। ईडी, सीबीआई की जांच तेजी से चल रही है। कोर्ट्स ने भी बहुत एक्टिव रोल निभाया है, ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। और वो हजारों भर्तियां रद्द हुई। हाँ, हजारों अपॉइंटमेंट्स या तो चैलेंज हुए हैं या सीधे रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में है, कानूनी दांव-पेच चल रहे हैं, फाइनल जजमेंट आने में टाइम लग सकता है। तो ये नतीजों का फर्क भी सोचने वाला है। सेंट्रल एसएससी में रिएक्शन ज्यादातर टेम्पररी लगता है, एग्जाम रद्द करो, दोबारा कराओ। शायद सिस्टम में बुनियादी सुधार या दोषियों को सजा दिलाने पर उतना फोकस नहीं। हाँ, ऐसा लगता है। जबकि डब्ल्यूबीएससी मामले में शायद स्कैम का स्केल इतना बड़ा था, और फिर सेंट्रल एजेंसीज का सीधा इन्वॉल्वमेंट, कोर्ट की सख्ती, हाँ, इन सब वजहों से गिरफ्तारियां और अपॉइंटमेंट कैंसिलेशंस जैसे बड़े एक्शन देखने को मिले। पर यहाँ भी अंतिम समाधान अभी नहीं आया है। ये सवाल तो खड़ा करता है कि हमारे जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो ऐसे हाई लेवल करप्शन से निपटने में कितने कारगर हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और जैसा हमने पहले बात की थी, ये सब सिर्फ बीती बात नहीं है। हाल में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं
जो दिखाती हैं कि ये मुद्दे आज भी जिंदा हैं। हाँ बिल्कुल। एक ताज़ा उदाहरण है अगस्त 2025 का। सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ कि एसएससी CHSL 2024 के रिजल्ट में कुछ बदलाव हुआ है। अच्छा। बाद में एसएससी को खुद आकर कहना पड़ा कि ये लेटर पूरी तरह से जाली है, फेक है। ओहो। तो ये दिखाता है कि कैसे असली विवादों के बीच में गलत जानकारी, फेक न्यूज़ भी माहौल को और खराब कर सकती है। हाँ, ये तो और कंफ्यूजन बढ़ाता है। और इसके अलावा 24-25 में भी रिपोर्ट्स आई हैं कि टेक्निकल गड़बड़ियों या कथित लीक के बाद छात्रों ने फिर से प्रोटेस्ट किए हैं। तो ये साफ है कि प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, कैंडिडेट्स के मन में चिंता बनी हुई है। तो सवाल फिर वही आता है, आखिर ये बार बार हो क्यों रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? जो स्रोत हैं वो क्या बताते हैं? स्रोत कई वजह बताते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है हाई स्टेक्स। सरकारी नौकरी का क्रेज बहुत ज्यादा है। हाँ, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। बिल्कुल। कुछ हजार वैकेंसी के लिए लाखों एप्लीकेंट्स, ये अपने आप में बहुत प्रेशर बनाता है और गलत तरीकों के इस्तेमाल का मौका भी देता है। सही। दूसरी वजह है ऑपरेशनल कमजोरियां, मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने के तरीके में खामियां, जैसे क्वेश्चन पेपर को सेंटर तक सेफली पहुंचाना, एग्जाम सेंटर्स का मैनेजमेंट, ऑनलाइन एग्जाम टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी। और जो बाहरी वेंडर्स या एजेंसीज को काम देते हैं उनकी ठीक से जांच पड़ताल न करना। जरा सी चूक बड़े स्कैम का रास्ता खोल सकती है। ये तो प्रक्रिया की बात हुई। और तीसरा कारण है करप्शन और बिचौलियों का नेटवर्क, जैसा WBSC केस में ज्यादा साफ दिखा। हाँ, ये लोग या ग्रुप सिस्टम की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर पैसे लेके नौकरी दिलाने का धंधा चलाते हैं। ये लोकल लेवल पे भी हो सकते हैं और ऊपर तक पहुंच भी बना सकते हैं। और चौथा कारण आजकल बहुत अहम हो गया है, सोशल मीडिया। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का रोल। कोई भी लीक की खबर, चाहे सच्ची हो या झूठी, मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और पैनिक फैलता है। हाँ, अफवाहें फैलती हैं, गुस्सा बढ़ता है, अथॉरिटीज पर प्रेशर बनता है। तो ये सब मिलकर एक बहुत मुश्किल सिचुएशन बना देते हैं। बिल्कुल। परीक्षाओं का बड़ा स्केल अपने आप में एक चैलेंज है, फिर टेक्नोलॉजी की कमजोरियां, प्रोसेस की निगरानी में कमी, और फिर इन कमजोरियों का फायदा उठाने वाले करप्ट नेटवर्क, जिसे सोशल मीडिया और बढ़ा देता है। तो इसका हल सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ने से नहीं होगा, पूरे सिस्टम में गहरे सुधार चाहिए। तो फिर इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, खासकर उन लाखों कैंडिडेट्स के लिए और आम लोगों के लिए जो इन परीक्षाओं से जुड़े हैं? क्या ये स्रोत कुछ सुझाव देते हैं? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल सुझाव हैं। कैंडिडेट्स के लिए कहा गया है कि अगर उन्हें एग्जाम प्रोसेस में कुछ भी गलत दिखे तो उसे तुरंत डॉक्यूमेंट करें। जैसे स्क्रीनशॉट लेना? हाँ, टाइम स्टैम्प के साथ स्क्रीनशॉट या कोई और सबूत इकट्ठा करना और सही जगह पर रिपोर्ट करना। और सबसे जरूरी बात, किसी भी जानकारी, खासकर रिजल्ट या एग्जाम डेट्स की जानकारी, को सिर्फ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल चैनल से ही वेरीफाई करें। सोशल मीडिया की अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। ये तो बहुत जरूरी है, वो फेक लेटर वाले मामले से पता चलता है। बिल्कुल। और सिस्टम के लेवल पर क्या सुधार सुझाए गए हैं? सिस्टम लेवल पर कोर्ट्स और अथॉरिटीज की तरफ से कई बातें कही गई हैं, जैसे एग्जाम सेंटर्स पर बायोमेट्रिक पहचान को और स्ट्रॉन्ग करना, क्वेश्चन पेपर बनाने और भेजने के लिए ज्यादा सिक्योर तरीके अपनाना, जो बाहरी एजेंसीज या वेंडर्स एग्जाम कराती हैं उनका सिलेक्शन बहुत ध्यान से और पूरी जांच के बाद करना। अच्छा। और भर्तियों की संख्या, रिजल्ट का प्रोसेस, इन सब में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना। कोशिश यही है कि पूरे प्रोसेस को जितना हो सके फुल प्रूफ बनाया जाए। तो मतलब ये दो तरफा अप्रोच है, एक तरफ कैंडिडेट्स खुद सावधान रहें और दूसरी तरफ सिस्टम में सुधार हो। हाँ बिल्कुल। विसल ब्लोअर के तौर पर कैंडिडेट्स का रोल अहम हो सकता है, लेकिन असली और टिकाऊ समाधान तभी मिलेगा जब अथॉरिटीज खुद मजबूत, पारदर्शी और टेक्निकली साउंड प्रोसेस ईमानदारी से लागू करेंगी। और वो जो ऑफिशियल सोर्स से जानकारी वेरीफाई करने वाली बात है, वो आज के फेक न्यूज के जमाने में शायद सबसे जरूरी सलाह है। सही बात है, इससे कैंडिडेट्स भी बचते हैं और सिस्टम पर बेवजह प्रेशर भी नहीं बनता। बिल्कुल। तो ये था हमारे पास जो सामग्री थी, उसके आधार पर एसएससी घोटाला कहे जाने वाले इस पूरे मामले का एक जायजा। हमने देखा कि कैसे इस एक नाम के पीछे असल में दो अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। एक तरफ सेंट्रल एग्जाम्स की ईमानदारी से जुड़े बार बार होने वाले सिस्टमिक इश्यूज, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड भर्ती घोटाला। हाँ, और दोनों की टाइमलाइन अलग, बरार अलग, और नतीजे भी अलग लग रहे हैं। कुछ तो अभी चल ही रहे हैं। तो टेक अवे क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि जब भी हम इन मुद्दों पर बात करें तो क्लैरिटी रखें कि हम सेंट्रल एसएससी की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं या पश्चिम बंगाल जैसे किसी राज्य के बड़े स्कैम की।
और दूसरी बात, ये दोनों ही मामले दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर जो पब्लिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं उनमें कितनी गहरी कमजोरियां हो सकती हैं। एग्जाम सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट, करप्शन और गलत सूचना का असर, ये सब आज भी बड़ी चुनौतियां हैं। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि कैंडिडेट्स के भविष्य और भर्ती प्रक्रिया की शुचिता पर जो असर पड़ता है वो तो है ही। हाँ, लेकिन जब ऐसी बेसिक पब्लिक प्रोसेस से लोगों का भरोसा उठता है तो लंबे समय में इसका असर गवर्नेंस पर, अवसरों की समानता की धारणा पर क्या पड़ता होगा?